नमस्कार, मैं प्रदीप स्टोरी आपका स्वागत करता हूं और नव वर्ष के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2025 लग चुका है। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये नव वर्ष आप सभी के लिए अच्छा हो और इस साल की ये मेरी पहली स्टोरी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 का आगमन सबके लिए खुशी के लिए हुआ, खुशी लेकर आया कि नया साल आया। पर एक ऐसा परिवार था जिसमें नए साल के आते ही दुख फैल गया, मातम फैल गया और 5 लोगों का कत्ल हो गया। ये कहानी भी कुछ इस तरफ ही इशारा करती है। दिन 16 दिसंबर 2024 का और शाम के लगभग 5 बजे का समय होगा। उत्तर प्रदेश का आगरा आगरा का एक इलाका लगता है इस्लाम नगर, और इस्लाम नगर के अंदर एक दुकान में काम करने वाला व्यक्ति रोजमर्रा की तरह दुकान में काम कर रहा था। एक ऑटो अनियंत्रित होकर उस दुकान में घुस जाता है और ऑटो जब घुसता है तो वहां उसकी 9 साल की बेटी भी थी जो कि घायल हो जाती है। ऑटो वाले से दुकान वाले का विवाद होता है और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। गनीमत ये रही कि ऑटो चलाने वाला भी उसी मोहल्ले का रहने वाला था और दुकान संचालक भी वहीं का रहने वाला था। लोगों की समझाइश के बाद मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई, पर लड़की का पिता थाने जाता है, पुलिस को सूचना देता है और पुलिस को साथ लेकर आता है। पुलिस को सारी बात उसने बताई कि साहब, ये लोग मुझे आए दिन परेशान करते हैं और आज ये ऑटो वाला मेरी दुकान में घुस गया। दोनों एक ही क्षेत्र, एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। पुलिस समझाइश देकर मामले को रफा दफा कर देती है और शायद यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई। अब 16 दिसंबर 2024 का यह वाक्य था। 2 दिन बीत जाते हैं और फिर दिन आता है 18 दिसंबर 2024 का। सुबह के लगभग 8 बजे का समय होगा। सब लोग अपने दिनचर्या के काम में लगे हुए थे। सुबह सुबह का समय था। अचानक से फतराव शुरू हो जाता है। फतराव जो होता है, वो पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो अपने बेटे के साथ इधर उधर भागने लगता है। कभी नेताओं के पास जाता है, कभी पुलिस अधिकारियों के पास जाता है, कभी बाहुबली के पास जाता है और जिसके पास वो जा सकता था, जिससे मदद मांग सकता था, उसने मांगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो कहता है कि साहब, मेरा एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसी कहानी के बीच में 5 कत्ल हो जाते हैं। जैसे ही 5 कत्ल होते हैं, इन 5 कत्ल की गूंज ना केवल आगरा, ना केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में गूंज जाती है और एक ही घर के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार साल के जश्न के दिन उन 5 लोगों के कत्ल की इबारत किसने लिखी गई, क्यों लिखी, इसके वजह क्या थी, इसके पीछे का कारण क्या था और कातिल कौन था जिसने एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें मां और उसकी 4 बेटियों का एक कत्ल हो गया। और पूरे भारत में, पूरे आगरा में, पूरे उत्तर प्रदेश में इस कत्ल की गूंज फैल गई। इस सनसनी वारदात की खबर दूर दूर तक फैल गई। अब दिन आता है 1 जनवरी 2025 का। नया साल, नई शुरुआत, पर इस घटना के साथ। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ। लखनऊ का एक थाना लगता है नाका थाना, और दरअसल यहाँ के चारबाग रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन है चारबाग, उसके सामने एक स्वर्णजीत होटल होता है। उस होटल के कमरा नंबर 109 में एक से एक लड़का निकलता है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होगी। थोड़ा सा वो घबराया हुआ था, थोड़ा सा संगीन था और जाकर तुरंत पास के थाने में पहुंचता है। अब नए साल का समय था, 1 जनवरी का दिन था। पूरे थाने वाले अपने रोजमर्रा के काम में अभी उठे भी नहीं थे, क्योंकि 31 दिसंबर तक जश्न चला, पूरे थाने ने नाइट ड्यूटी की और पहला दिन था 1 जनवरी, सुबह का दिन था। अचानक ये लड़का पहुंचता है और कहता है कि साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। पुलिस वाले को समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। 1 जनवरी का दिन, सुबह सुबह एक लड़का आया है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है और कह रहा है साहब कुछ बताना है।
5 लाशें, 5 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं। आप जाकर देखो। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है, उच्च अधिकारियों को भी इसकी खबर दी जाती है और पुलिस कमरा नंबर 109 की तरफ रुख कर देती है और 1 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8:30 और 9 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। 5 लाशें एक ही कमरे में पुलिस के द्वारा देखी जाती हैं। जहां पुलिस देखती है सब तरफ ब्लड फैला हुआ था, लेकिन इसी बीच में जो लड़का था वो थाने में जाकर इसकी सूचना दे देता है और बोलता है कि साहब, रणजीत होटल के कमरा नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई हैं। अब पुलिस उच्च अधिकारियों को खबर देकर अमले को साथ में लेकर वहां पर पहुंचती है और देखती है कि वाकई कमरे का नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई हैं। उच्च अधिकारियों को खबर दी जाती है, डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और तत्काल से कार्रवाई शुरू की जाती है और पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया जाता है। पर प्रथम दृष्टया जब पुलिस देखती है तो पता चलता है कि जो 5 लाशें थीं वो महिलाओं की थीं और किसी के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, किसी के मुंह पर टेप लगा हुआ था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है, और किसी का गला कट कर दिया गया था, किसी की हाथ की नस कट कर दी गई थी और ऐसे ही 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये कहानी आपने अभी इतनी सुनी कि एक ही परिवार के 5 महिलाएं एक होटल के अंदर मृत अवस्था में पाई गई। वो लड़के ने जाकर खबर दी थाने में। वो लड़का कौन था? जो 5 महिलाओं की लाश रणजीत होटल के कमरा नंबर 109 में मिली वो किसकी थी और इसके पीछे किसका हाथ था और ये वजह क्या थी और ऐसा क्या कारण था कि 5 लोगों को मौत के घाट उतारना पड़ा। ये पूरा कहानी सिलसिलेवार तरीके से हम समझते हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से कि इसके पीछे का कारण क्या था, क्या वजह थी और ये परिवार के लोग थे क्या। तो बने रहिए कहानी में मेरे साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है टेढ़ी बगिया मोहल्ले से। उत्तर प्रदेश का आगरा एक इलाका लगता है। यहाँ का ट्रांस यमुना क्षेत्र का एक इलाका है टेढ़ी बगिया और यहीं का एक मोहल्ला लगता है इस्लाम नगर। यहाँ का रहने वाला एक परिवार का एक मुखिया होता है जिसके परिवार में वो, उसका बेटा, पत्नी और 4 बेटियां होती हैं। कुल मिलाकर इस परिवार में 2 पुरुष और 5 महिलाएं होती हैं। अब ये कौन थे, आप इनके बारे में जानिए। पहले इस परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम होता है मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 50 साल। उसकी पत्नी आसमा, जिसकी उम्र 40 साल। एक बड़ा बेटा होता है अरशद, जिसकी उम्र 24 साल। इसके बाद उनकी एक बेटी होती है आलिशा, जिसकी उम्र 19 साल। दूसरे नंबर की बेटी रहमीन, जिसकी उम्र 18 साल। तीसरे नंबर की बेटी होती है अशा, जिसकी उम्र 16 साल। और चौथे नंबर की बेटी होती है आलिया, जो सबसे छोटी होती है इस घर परिवार की, जिसकी उम्र होती है 9 साल। ये महिलाएं यानी कि माँ और 4 बेटियां, उन्हीं की लाश उस कमरा नंबर 109 रणजीत होटल में पाई गई थी, जिसकी सूचना उसका बेटा देता है। अब सवाल ये था कि जब बेटे ने सूचना दी तो घर का मुखिया मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी, वो कहाँ है? क्या उसको इस बात की जानकारी है या उसको इस बात की जानकारी नहीं है? क्या वो इस कहानी में मिला हुआ है? क्या उसका भी हाथ है? क्या है पूरा मामला? अभी इस कहानी में खुलासा होने वाला है। ऐसा दावा किया जाता है कि वह अपनी जान देने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ गया था और वो जो लड़का था आखिरकार वो थाने में गया और उसने खबर दी और उसके पीछे की वजह क्या थी। लड़के से पुलिस पूछताछ करती है तो बताता है कि यह सब कत्ल मैंने किए हैं, इसमें मेरे पिता भी शामिल हैं और पिता ने और बेटे ने दोनों ने मिलकर 5 कत्ल कर दिए। 4 बहनें और उसकी माँ के बारे में जब पुलिस ने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं तो उसने बताया कि शरणजीत होटल में 100 कमरा नंबर 9 में जो 5 लाशें पड़ी हैं उसमें 1 लाश मेरी माँ की है और 4 लाशें मेरी बहनों की हैं। दरअसल मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन होता है और उसका ये बेटा आगरा में रहने वाले थे। फेरी का काम करते थे, घूम घूम कर कपड़े बेचते थे, थोड़े बहुत पैसे दोनों कमाते, उससे घर का गुजारा चला करता था। लेकिन जब इस्लाम नगर में पुलिस गई
मीडिया टीम गई और जब वहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश की कि ये परिवार कैसा था, इनका रहन सहन कैसा था और इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं, तो आसपास के लोगों ने बताया कि बदरुद्दीन और उसका बेटा झगड़ालू थे। दोनों आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ा करते थे और कोई भी बात दोनों बाप बेटाओं को सहन नहीं होती थी। इसी झगड़े की वजह से 5 कत्ल हो जाते हैं। इस बात का यकीन किसी को नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये बात लोगों तक पहुंचती है और दुनिया के सामने आती है और जब सोशल मीडिया के माध्यम से खबर वायरल हो जाती है, पुलिस के बड़े अधिकारियों को पहुंच जाती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये खबर पहुंचती है, तो इस कत्ल की वारदात की तहकीकात शुरू की जाती है। अब पता चलता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो मोहम्मद बदर के बेटे को जो थाने में सूचना देता है, वो बताता है कि साहब, हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें मैं, मेरे पिता, मेरी अम्मी और मेरी 4 बहनें रहा करते थे। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति में लीन हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पैसे वाले भी हैं, और वो हमारे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं और मेरे पिता फेरी लगाकर घर का, परिवार का गुजारा करते हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर वो हमारे मकान पे कब्जा कर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अब जब वो हमारे मकान पर कब्जा कर लेना चाहते हैं तो वे चाहते हैं कि मैं और मेरा पिता यहाँ से भाग जाएं, या तो वो हमें मार देंगे या किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल पहुंचा देंगे और मेरी माँ और मेरी 4 बहनों से गंदा काम करवाएंगे। ऐसी धमकी वो मुझे और मेरे परिवार को देते हैं। अब पूरा परिवार उस घर को छोड़ने की कोशिश करता है, सोचता है हम यहाँ से कहीं जाकर दूर बस जाएंगे। तो आगरा के इस्लाम नगर से अपने घर से निकलते हैं और 30 दिसंबर 2024 को लखनऊ के नाका क्षेत्र में एक होटल लगता है शरणजीत, वहाँ जाते हैं। वहाँ किराए से एक कमरा लेते हैं, अपनी आईडी जमा करते हैं, कमरा नंबर 109 उन्हें दिया जाता है। 30 दिसंबर के दोपहर को वो पहुँचते हैं और 30 दिसंबर की रात वहीं गुजारते हैं। 31 दिसंबर का दिन हो जाता है और 31 दिसंबर के दिन भर वो उसी होटल में रहते हैं। 31 दिसंबर की रात आती है जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तो ये परिवार भी अपने पूरे परिवार के साथ उसी होटल में था। अब उसका बेटा जाता है, बदरुद्दीन का उर्फ बदर का, और खाना लेकर आता है और शाम का वक्त हो जाता है। खाना मंगाया जाता है और सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। शायद खाने में कुछ नशीली चीज थी या शायद सभी ने मिलकर शराब पी थी। इस बात की पुष्टि मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकता, पर मीडिया रिपोर्ट ऐसा अंदाजा कहती है कि कुछ न कुछ नशीला पदार्थ इन लोगों ने खाया था या कुछ न कुछ सेवन किया था। अब सभी लोगों के, महिलाओं के मुंह बंद कर दिए जाते हैं, किसी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है, किसी को रुमाल से बांध दिया जाता है और किसी के मुंह पर टेप चिपका दिया जाता है। अब कैसे भी करके इनको शांत कर दिया जाता है। अब इनको मारना था, इनका कत्ल करना था, चीख पुकार ना निकले इसलिए सभी के मुंह बंद कर दिए जाते हैं। शायद बदर उर्फ बदरुद्दीन और उसके बेटे यासीन ने पहले ही योजना बना ली थी कि आज की रात आखिरी रात होगी, कल जब नया सवेरा होगा, नया साल आ गया, तो इनके जीवन में सिर्फ एक ही चीज होगी, अंधेरा, और मैं 5 को मौत के घाट उतार दूंगा। किसी के हाथ की कलाई कट कर दी गई, किसी का गला कट कर दिया गया और इस तरह 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब दोनों दिन निकलने का इंतजार करते हैं तो मोहम्मद बदर, जिस परिवार का मुखिया होता है, वो रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है और ऐसा कहते हैं कि वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। और बेटा भी शायद जान देने की कोशिश करता है, वो भी जान देने की कोशिश कर रहा था, एक विचार बनाता है, पर शायद वो जान देने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। कहते हैं कि जान देना कायरता का काम है, पर शायद उसके लिए कायरता का काम नहीं था, उसके लिए शायद बहुत हिम्मत का काम था। वो इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि अपनी खुद की जान को वो दे दे। अब वो हिम्मत जुटाता है, सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी कहानी बताता है और ये कहानी जब पुलिस के सामने आती है, पुलिस कमरा नंबर 109 में पहुंचती है और 5 बॉडियों को जब्त कर लेती है और जो बेटा होता है उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। अब उससे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि तुमने ऐसा किया। तो वो कहता है
कि साहब यह जो भी दुख तकलीफ है उसे दूर किया जाए। जो भी हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे घर वालों को जिन्होंने परेशान किया, जिस वजह से मैंने कदम उठाया, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। यानी कि हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का प्रेशर डाला जा रहा था। मुसलमान से हिंदू बनाने की बात उसने कही तो स्थानीय लोगों में गुस्सा आ जाता है, इस तरह से तकलीफ होती है और वो हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब इस परेशानी से बचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई वजह नहीं थी, तो हमने सोचा कि इस पूरे परिवार को छोड़कर, इस घर को छोड़कर हम चले जाएं। पर हमें लगा कि अगर हम घर को छोड़कर जाएंगे तो ये हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। मेरे और मेरे पूरे परिवार को स्थानीय लोगों के द्वारा, कुछ दबंग लोगों के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा था। उनका कहना था कि तुम्हारे पिता और तुमको हम झूठे मुकदमे लगाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंदर भेज देंगे और साबित कर देंगे कि तुम बांग्लादेशी हो। ऐसा मीडिया रिपोर्ट, ऐसी स्थानीय लोगों की कहानी के अनुसार बताया गया कि उन्होंने ऐसा दावा किया कि हम सिद्ध कर देंगे कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम्हारी बहनों और बेटियों के साथ गलत काम करेंगे, गलत काम करवाएंगे। इसलिए ऐसा होने की वजह से मैंने कई लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। जब ये बात मैंने सभी लोगों को बताई कि हम भारतीय हैं, हमारे पास भारतीय होने के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, पर किसी ने मेरी बात को नहीं माना। 16 दिसंबर की आसपास जो घटना हुई थी और जो टेम्पो घुसा था, उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 18 दिसंबर 2024 की सुबह जब 8 बजे पथराव हुआ तो तब भी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। और जब मैं अपने परिवार के संग परेशान हो गया तो मैंने अपने पिता के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम देने का विचार बनाया। हम पूरे परिवार के साथ यहाँ से निकले और शरणजीत होटल गए। वहाँ पर कमरा नंबर 109 हमने किराए पर लिया। 30 दिसंबर की रात हमने वहीं गुजारी और 31 दिसंबर 2024 को मैंने और अपने पिता के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे दिया। पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यासीन ने ये वारदात की पूरी कहानी को सुनाया और उसने कबूल किया कि 5 कत्ल मैंने किए हैं। कानूनी रूप से उससे जो सज़ा मिलेगी वो उसका हकदार है और उसे सज़ा मिलनी भी चाहिए। पर एक तरफ जब दूसरा पार्ट देखा जाए तो ये पूरा परिवार ही खत्म हो गया। माँ और 4 बेटियों का कत्ल उसी के बेटे ने कर दिया और इस मजबूरी में किया और इस डर में किया कि कहीं उसके पिता के जेल जाने के बाद उसकी माँ और 4 बेटियों के साथ कोई गलत काम ना हो जाए। वो डर गया था अपने घर को खोने से, वो डर गया था अपने ज़मीन के टुकड़े को खोने से। उसने सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ और मेरी बहनों का क्या होगा। पर इस घटना के लिए वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने उसके परिवार को परेशान किया, उसके परिवार को उकसाया और इस हालात पर लाकर छोड़ दिया। आगे क्या होगा इसकी जांच होना भी बाकी है, किनको सज़ा मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। पर जो भी ये घटना हुई, जो भी ये दुर्घटना है, ये वाक़या जो हुआ बहुत ही दुखद है। पूरे परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं किसी धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं करता, जो सत्यता है उसकी बात करता हूँ। और ये बहुत भीषण घटना है कि एक ही परिवार की माँ और 4 बेटियों की हत्या उसी के बेटे ने मजबूरीवश कर दी। ये जो कहानी थी, ये कहानी थी लखनऊ की, और लखनऊ का जो नया साल है इस परिवार के लिए अंधेरा लेकर आया और इस परिवार में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। लखनऊ में 5 कत्ल करने वाले आगरा के बाप बेटे मुसलमान से हिंदू बनना चाहते थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के द्वारा वह बताया गया है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के धर्म, किसी जाति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, जागृत करना है। और आपको इस कहानी के माध्यम से बताना है कि जब आप जीवन में परेशान हो, हैरान हो, तो पुलिस की मदद लें, कानून की मदद लें, समाज सेवी लोगों की मदद लें और अदालत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए खुला है। कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाए और हमारे परिवार के लोगों को हमारे साथ साथ अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। आज नया साल है, नए साल की मेरी पहली कहानी है जो मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। लखनऊ का वाक़या था जो 31 दिसंबर की रात को घटा
और एक ही परिवार के 5 लोगों को उसी के परिवार के लड़के ने गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली घटना, अगले सत्य वाक्य के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।